हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैजी में। मैं कमाल फैजी आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन में एक महत्वपूर्ण चैप्टर नीति आयोग के बारे में। इससे पहले हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड किए थे योजना आयोग के बारे में। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखें, ताकि आपके अंदर एक अच्छी समझ विकसित हो पाए, क्योंकि दोनों चीजें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे और इसको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस वीडियो इसको रोक कर उस वीडियो को पहले देख ले, फिर इस वीडियो पे आएंगे तो देखेंगे। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है तो उसमें जो होता है अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स से जो चैप्टर होते हैं पंचवर्षीय योजना, और उसको बंद करके ये जो नीति आयोग लाया गया, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वन लाइनर क्वेश्चन इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो इसलिए हमने आपको एक अरेंज वे में सारी चीजों को नोट डाउन किया है, और चीजों को पढ़ना और पढ़ के एक बेहतर समझ के साथ उसके अंदर उतारना, ये अलग चीज होता है। किसी भी टॉपिक को आप एक अच्छे समझ विकसित करके और उसको अपने अंदर अरेंज वे में उतार लेते हैं तो चीजें लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो चलिए वीडियो आप शुरू करते हैं और इसके मुख्य बातें को जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा सभी डाले गए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग कभी कभी आपसे होता क्या है एग्जाम्स में कि इस नीति का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, या ये पूछ दिया जाता है कि इस नीति में आई का अर्थ क्या है, टी का अर्थ क्या है, या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नीति में आपका एन का अर्थ क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रहना हमको बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए इसका फुल फॉर्म जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का पूरा फुल फॉर्म होता है। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इससे पहले क्या थी, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, 5-5 साल पे योजनाएं चलती थी। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक उसका निर्धारित अवधि था, 2017 तक निर्धारित अवधि था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि 2015 में ही इस योजना आयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा और 2015 में ही इसकी स्थापना कर दिया गया। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री होंगे यही इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो इसके अध्यक्ष है। अगर इसके बाद जिस समय में जो प्रधानमंत्री होंगे वही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके गवर्निंग काउंसिल में। इसके जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं, गवर्निंग काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो उसमें कौन कौन इसकी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में भाग लेते हैं? तो एक तो प्रधानमंत्री होते ही हैं, इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो संघ शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल उप राज्यपाल वहां नियुक्त किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित जो प्रदेश है उसके उप राज्यपाल इस गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग में अपना भागीदारी उपलब्ध कराते हैं, मीटिंग में शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वह सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। और पहली बार जब नीति आयोग बना तो इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। और अभी की बात करें, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। उसके बाद इसके क्या है? सीईओ है। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी। तो ये कौन है? तो ये अभी अमिताभ कांत है। 2015 से लेकर अभी भी क्या है? अमिताभ कांत है। उसके बाद इसके हम लोग उद्देश्यों को बात करेंगे। कोई भी योजनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट जब लाया जाता है, कोई भी परियोजनाएं जब लाया जाता है तो उसका कोई ना कोई एक विजन होता है, उद्देश्य होता है। लाने का उद्देश्य होता है कि किस कारण, किस उद्देश्य से इसको लाया गया। तो इसका भी क्या है, कुछ चीजें उद्देश्य है। इसके उद्देश्य में है कि नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना। इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि योजना आयोग जो चल रही थी तो फिर नीति आयोग लाने की जरूरत क्या पड़ी, उद्देश्य क्या था लाने का, दोनों में अंतर क्या था। तो जो चीजों को हम एक ग्राफ में समझेंगे, ये जो योजना आयोग होती थी तो योजना आयोग क्या होता था, पूरे केंद्र सरकार पे यहाँ पे योजना आयोग प्लानिंग कमीशन
प्लान यहाँ पे बन गया, योजना आयोग बन जाता था। अब इसको कहाँ भेजा जाता था? राज्यों में भेजा जाता था। यहाँ से राज्यों में योजनाएं आती थी, राज्यों से कहाँ आती थी? जिलों में आती थी, जिलों से ब्लॉक में आते थे, और फिर ब्लॉक से कहाँ आते थे? आपके पंचायत तक आते थे। तो ऐसे क्या था, ये योजनाएं ग्राफ की तरह से आती थी। तो यहाँ पे योजना जो तैयार करने वाले लोग थे वह सबसे ऊपर रहते थे, केंद्र में रहते थे, और वहीं से वह योजना तैयार कर लेते थे। लेकिन पूरे अंतिम पंक्ति में जो पंचायत स्तर पे जो जरूरतें हैं, कहाँ किस पंचायत में किस चीज की जरूरत है, कहाँ किस चीज की कमी है, ये इस चीज को नहीं देख पाते थे, और यहीं से योजना तैयार करते थे, और फिर पूरे देश में ये क्या हो जाता था? लागू हो जाता था। तो ये जो सिस्टम था क्या था? गड़बड़ था। लेकिन नीति आयोग में क्या होता है? नीति आयोग में पहले यहाँ जो अंतिम पंक्ति पे जिस चीज की जरूरत है, जो मूलभूत आवश्यकता की जरूरत है, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, जो भी जरूरतें हैं, पहले इस चीज को देखा जाता है, और फिर इसका एक थिंक टैंक तैयार किया जाता है, एक लक्ष्य तैयार किया जाता है, और फिर यहां से जरूरतें जाती है यहाँ पे, और योजना बनता है, फिर यहां से ये उल्टी तर जाता है और ये विकास होता है। तो ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो ये क्या थी? ये इसमें खामियां थी। जैसे मान लेते हैं कि किसी योजना में लक्ष्य रखा गया, ये हम क्या करेंगे? 75%। किसी योजना में लक्ष्य रखा जाता है कि हम 75% साक्षरता दर, ये हम योजना आयोग की बात करते हैं। मान ली किसी योजना में लक्ष्य रखा गया कि हम क्या करेंगे? 75% साक्षरता दर का लक्ष्य रखा जाता है। अब बिहार जैसे राज्य में जहां पे 61-62% ही या 59% के आसपास साक्षरता दर है, तो इसके लिए तो ये अच्छी बात हो जाएगी कि चलो एक लक्ष्य रखा गया, यानी क्या होगा? बिहार भी अब क्या हो जाएंगे? 75% साक्षर हो जाएंगे। लेकिन अगर यह केरल राज्य की बात करें तो वहां तो ऑलरेडी क्या है? 100% साक्षरता है। तो क्या वे साक्षरता को घटाकर 75% लाएंगे? बताइए। अगर जिसकी साक्षरता दर पहले से 100% है तो घटाकर तो 75% पे नहीं ला पाएंगे। तो केरल के लिए ये योजना क्या हो गई? बेकार हो गई। उसको इससे कोई फायदा नहीं होगा। बिहार को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन इससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो यही सब कमियां थी योजना आयोग में, जो नीति आयोग लाने का ये क्या था? मेन लक्ष्य था कि किस राज्य में, किस प्रदेश में, किस ग्रामीण क्षेत्रों में किस मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, उसको पूरा करने के लिए ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो देखते हैं हम लोग उद्देश्यों के बारे में। नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना, जो भी नीति बनाया जाता था, काम बनाए जाते थे, जो वर्क दिया जाता था, प्रोजेक्ट दिया जाता था, तो उसको बहुत ही तेजी में क्रियान्वित करना, जो लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम को करके पूरा करना। दूसरी चीज है केंद्र राज्य संबंधों को बढ़ावा देना। योजना आयोग में क्या था कि केंद्र सरकार की मेन भूमिका होती थी कि वहीं से योजना तैयार होता था और योजना पूरे देश के लिए लागू हो जाती थी। तो केंद्र की भूमिका रहती थी। लेकिन ये जो नीति आयोग लाया गया, इसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों को बढ़ावा दिया गया। जैसे हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि इसके गवर्निंग काउंसिल की जब मीटिंग होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और शासित प्रदेशों के राज्यपाल भी शामिल होते हैं। तो सभी के बीच संबंधों का क्या होता है? बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद एक थिंक टैंक के रूप में काम करना। थिंक टैंक का मतलब पहले ही आपको बताया है कि जिस क्षेत्र में जिस मूलभूत आवश्यकताओं की कमी हो, उसको लक्षित किया जाना, और एक टारगेट बेस पे 10 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्षों का एक टारगेट रखा जाता है, और उतने समय में उसको हर हाल में क्या कर लेना है? पूरा करके उसको निपटारा कर देना है। तो ये क्या होता है? नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। योजना आयोग के केंद्रीकृत योजनाएं क्या थी? एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड प्लान था। केंद्रीकृत नीति के जगह क्षेत्रीय नीति, जो रीजनल जो जरूरतें हैं, सभी क्षेत्रों में अलग अलग जरूरतें हैं, उसको क्या दिया गया? इसमें बढ़ावा दिया गया। तो ये इसके उद्देश्य की बातें हैं। अब इसके कुछ अंतर को हम लोग समझेंगे ताकि चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी, और फिर यहां से कोई भी वन लाइनर क्वेश्चंस निकलता है तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन नीति आयोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर आप योजना आयोग के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको पहले देख ले, फिर इस चीज को देखेंगे, सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग अंतर की बात करें तो पहला जो अंतर है, यह जो योजना आयोग था वह रूस की मॉडल पे आधारित था। रूस के सहयोग से मॉडल तैयार किया गया था और उस आधारित थी। लेकिन ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग में जो है भारत के जो भी विद्वान थे, जो अर्थशास्त्र के विद्वान थे या जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने ही क्या किया? नीति आयोग का मॉडल तैयार किया। तो यह किसी विदेशी मॉडल पे नहीं बल्कि स्वदेशी मॉडल पे आधारित थी। दूसरी हम बातें करें तो केंद्रीय भूमिका अधिक थी। केंद्र सरकार की भूमिका इसमें क्या थी? अधिक थी। लेकिन अगर नीति आयोग की बात करें तो इसमें सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है, यानी केंद्र, राज्य और जो भी संघ शासित प्रदेश है, सभी की सम्मिलित रूप से योजनाएं तैयार की जाएगी। तो इसमें क्या होता है? सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है।
तीसरे अंतर की हम लोग बात कर रहे थे तो योजना अनुमोदन एनडीसी द्वारा, एनडीसी कहने का मतलब हो गया नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। योजना आयोग में हम लोग पढ़े हैं कि जब योजना आयोग का योजना तैयार होता था तो वह अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के पास जाता था, उसका खाका भेजा जाता था, ड्राफ्ट भेजा जाता था, फिर उसका वह ड्राफ्ट को पढ़ते थे, उसके सभी चीजों को देखते थे और उसके बाद वह अंतिम मोहर लगाते थे, अपना अनुमोदन देते थे, फिर वह योजना क्या होता था, क्रियान्वित होता था, योजना शुरू होता था। तो ये क्या था, योजना आयोग जो था इसका अनुमोदन कौन करता था, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन नीति आयोग में ऐसी कोई बातें नहीं है, योजना जो है स्वयं तैयार होगी और यह स्वयं ही क्या होता है, अनुमोदित हो जाता है। चौथी अंतर है कि सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार की भूमिका इसमें रहती थी डायरेक्ट रूप से, लेकिन इसमें क्या है नीति आयोग में कि सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी भूमिका होती है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर चाहते हैं कि हम इस योजना में अपना भागीदार बने तो इसमें क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी या प्राइवेट सेक्टर की जो भी फर्म्स है ये इसमें क्या हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार ही काम करते थे, सरकार ही लक्ष्य को पूरा करने का काम करती थी। तो हमने एक अच्छे समझ विकसित करने के साथ साथ चीजों को आपको बताने का प्रयास किया और सारी चीजों को आपको नोट डाउन करके बताया है। अब इसमें से आप ऑनलाइन में कोई भी क्वेश्चन निकलता है तो मुझे नहीं लगता है कि अगर परीक्षा में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको छोड़ पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जो भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स है उसमें वीडियो के लिंक को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।